हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो बस यूं ही अपनी सेहत का ध्यान रखते रहिए और क्लासेस के साथ कंटिन्यू रखिए अपने आप को और स्टडी करते रहिए बस जमकर। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 196 के बारे में पढ़ा था। सेक्शन 196 के बारे में क्या पढ़ा था हमने? सेक्शन 196 ने बताया था कि अगर आपको एमडी अपॉइंट करना है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना है, होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करना है, या फिर कोई भी मैनेजरल पर्सन अपॉइंट करना है, मैनेजर अपॉइंट करना है, तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपने वो पूरा वीडियो देखा है एंड आपको उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, और अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम पढ़ेंगे आज सेक्शन 197, यानी कि आपने मैनेजर अपॉइंट कर लिया। अब मैनेजर जब अपॉइंट करोगे वो काम करेगा तो उसे रेम्यूनरेशन दोगे। कितना रेम्यूनरेशन हम दे सकते हैं वो पढ़ेंगे हम सेक्शन 197 के अंदर। इस वीडियो में हम सेक्शन 197 कवर करने वाले हैं अलॉन्ग विथ शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 क्या बताएगा, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 197 के साथ। सेक्शन 197 में जब हम गए तो हमें पता चला कि जो हमारे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है उसमें दो तरह के क्राइटेरिया हैं। दो तरह के क्राइटेरिया मतलब क्या? अगर आपकी कंपनी बिल्कुल सही है, आपके पास प्रॉफिट्स हैं, तो आप सेक्शन 197 के पास चले जा सकते हैं। सेक्शन 197 ने आपको सर्टेन लिमिट्स दी हैं कि ये सर्टेन लिमिट्स के अंदर ही आप लोग रेम्यूनरेशन पे ऑफ कर सकते हो। अगर आपको लिमिटेशन से एक्सीड करना है या फिर आपकी कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो आप शेड्यूल 5 के अंदर आ जाना। यानी कि शेड्यूल 5 कब कब अप्लाई होगा? या तो आपका प्रॉफिट है बट आप लिमिट से बाहर जाना चाहते हैं तब, या फिर आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है और उसके लिए आप सेक्शन 197 अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपने पास, तो इसके लिए आपका सेक्शन सेकंड लगेगा ऑफ शेड्यूल 5 का। तो यानी कि शेड्यूल 5 कब कब एप्लीकेबल होगा? इन केस ऑफ प्रॉफिट्स एंड इन केस ऑफ नो प्रॉफिट या फिर नॉट एडिक्वेट प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट नहीं है कि आप सैलरी दे पाओ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को उतनी जितनी आपने दिखाई गई है, या मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंग आप उनको सैलरी दे पाओ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 197 के साथ। तो सेक्शन 197 में सर्टेन लिमिट्स है कि कितना रेम्यूनरेशन आप दे सकते हो, कितने परसेंटेज का रेम्यूनरेशन दे सकते हो। तो देखते हैं क्या क्वांटम है, किन किन के लिए है। उसने सेक्शन 197 ने ना आपको सर्टेन्स क्राइटेरिया बनाकर दी है कि अगर आपकी कंपनी में ये पर्सन है तो कितना रेम्यूनरेशन रहेगा, ये पर्सन नहीं है तो कितना रेम्यूनरेशन रहेगा। आइए एक चार्ट के थ्रू समझते हैं हम। तो सेक्शन 197 के फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास डायरेक्टर्स हैं और उन डायरेक्टर्स में कौन इंक्लूसिव है? एमडी, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर ऑफ पब्लिक कंपनीज। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या एमडी और मैनेजर एक साथ अपॉइंट किया जा सकता है एक कंपनी में? यस और नो? सेक्शन 196 के अंदर हमने पढ़ा था नहीं, एमडी और मैनेजर को एक साथ अपॉइंट नहीं किया जा सकता। या तो कंपनी में एमडी होगा और या ही कंपनी में फिर सिर्फ मैनेजर ही होगा। इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। क्लियर है? उसके बाद चलो पढ़ते हैं कि अगर आपके पास डायरेक्टर्स हैं और डायरेक्टर्स के अंदर एमडी भी है, होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है, जो भी केस है, एमडी या मैनेजर जो भी है आपके पास, अगर ये सब हैं आपके पास तो आप मैक्सिमम कितना दे पाओगे? 11%। 11% किसका? नेट प्रॉफिट्स का। नेट प्रॉफिट किसके? कंपनी के। यानी कि उस साल में कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट रहा उसका 11%। अब यहाँ पर जो ये वर्ड है ना नेट प्रॉफिट, ये बड़ा क्रूशियल है। ये हम आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। सेक्शन 198 बताएगा कुछ चीज़ें इसके अंदर इंक्लूसिव होती हैं, कुछ चीज़ें इसके अंदर एक्सक्लूसिव होती है। यानी कि कुछ चीज़ों को आपको ऐड ऑन करते जाना है और कुछ चीज़ों को आपको डिसअलाउ करते जाना है, यानी कि कुछ चीज़ों को आपको लेस करना है पर्टिकुलर प्रॉफिट जो दिया हुआ है उसके अंदर। यानी कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन 198। क्लियर है? तो यानी कि अगर आपके पास डायरेक्टर्स हैं जिसके अंदर एमडी भी है, होल टाइम भी है, मैनेजर भी है, तो कितना प्रॉफिट, कितना रेम्यूनरेशन आप उनको दे सकते हो? 11% का रेम्यूनरेशन दे सकते हो। 11% किसका? नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी का। नेट प्रॉफिट कौन से साल का? उस साल का जिस साल का आप रेम्यूनरेशन पे आउट कर रहे हो। ठीक है सर? उसके बाद है अगर कंपनी में सिर्फ एक एमडी या एक होल टाइम डायरेक्टर या एक मैनेजर ही है, तो अगर कंपनी में सिर्फ एक एमडी या एक होल टाइम डायरेक्टर या एक मैनेजर ही है तो उस टाइम पे आपका जो होगा वो 11% नहीं, वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? 5%, क्योंकि यहाँ पर किसको दे रहे हो आप? सिंगल पर्सन को दे रहे हो। ठीक है? तो वो कितना हो जाएगा रिड्यूस होकर आपका? वो रिड्यूस होकर आपका हो जाएगा 5%। अगर एक कंपनी में एक से ज़्यादा एमडी हैं या होल टाइम डायरेक्टर हैं, तो अगर एक से ज़्यादा एमडी या होल टाइम डायरेक्टर हैं तो वो लिमिट इंक्रीज होकर 10% हो जाएंगी। यानी कि एक से ज़्यादा हैं, अगर फॉर एग्जांपल 2 होल टाइम डायरेक्टर और एक एमडी हैं तो भी तीनों का मिला के कितना देना है आपको? 10%। 10% किसका? ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ ऑल सच डायरेक्टर्स एंड मैनेजर टेकन टुगेदर। यानी कि जितने भी हैं
उस सारा का मिलाकर कितना होना चाहिए आपका 10%। क्लियर है। उसके बाद है कि अगर डायरेक्टर्स हैं, कंपनी में डायरेक्टर हैं और कोई भी क्या नहीं है, एमडी नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, मैनेजर नहीं है, यानी कि कोई भी केएमपी नहीं है आपके पास, सिर्फ डायरेक्टर्स है कंपनी के, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा आपका 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि मैक्सिमम कितना दे सकते हो आप 1%। 1% किसका, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी का। ठीक है सर। अगर डायरेक्टर्स हैं और वो डायरेक्टर कैसे हैं, जो कि ना तो एमडी हैं आपके, ना ही आपके होल टाइम डायरेक्टर हैं, यानी कि नॉर्मल डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, अदर देन एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर। लेकिन कंपनी में कौन प्रेजेंट है, कंपनी के अंदर एमडी भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और होल टाइम डायरेक्टर भी हैं, तो टोटल कितना रेम्यूनरेशन आप उनको दे पाओगे, 3% का रेम्यूनरेशन दे पाओगे। यानी कि अगर आपकी कंपनी में फॉर एग्जाम्पल 2 होल टाइम डायरेक्टर हैं, ठीक है, या फिर एक एमडी और एक होल टाइम डायरेक्टर है, यानी कि कौन सी सिचुएशन में आ गए आप, मोर देन 1 डायरेक्टर, मोर देन 1 एमडी या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, अगर ये लोग हैं तो मैक्सिमम कितना दे सकते थे आप 10%। इनके अलावा अदर डायरेक्टर्स भी हैं कंपनी में, अदर डायरेक्टर्स है, यानी कि 5th के अंदर आप आ गए, यानी कि 5th वाला पॉइंट क्या बोलते हैं कि अगर इसमें एमडी भी हैं तो आप मैक्सिमम कितना दे पाओगे, 3% का दे पाओगे, और 10 और 3 कितना हो गया सर, 13। लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, डायरेक्टर इंक्लूडिंग एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ पब्लिक कंपनीज, अगर ये सारे के सारे उनको दे रही हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स में क्या बोला हुआ है, इंक्लूसिव बोला हुआ है, एमडी डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, तो कितना होगा आपका 11%। तो कितना होगा आपका 11%, यानी कि जब 11% आपको दिया हुआ है तो मैक्सिमम ओवरऑल लिमिट कितनी रहेगी आपकी, मैक्सिमम ओवरऑल लिमिट जो है आपकी 11% ही रहेगी। उस 11% के लिमिट से आप आउट नहीं जा सकते। क्लियर है। यानी कि अगर आपका ये है कि एक एमडी है कंपनी में, तो एक एमडी के केस में कितना कर सकते हो आप, 5000 का आप कर सकते हो, और एक एमडी है, इसके अलावा अदर डायरेक्टर्स भी हैं आपके, यानी कि 5 के अंदर आप आ गए, यहाँ पर कितना है आपका 3%, यानी कि 5 + 3 8%। 11 से कम है कि ज़्यादा है, 11 से कम है, तो आप 8% दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। यानी कि आपको मैक्सिमम लिमिट कितनी अलाउड है, मैक्सिमम अलाउड है 11%, एंड उससे कम, अगर सबसे कम देखें, अगर कंपनी में कोई भी डायरेक्टर एमडी या होल टाइम डायरेक्टर नहीं है तो कितना है 1%, उसके अलावा 3%। ये जो लिमिट्स हैं ये आपको याद होनी चाहिए। केस स्टडीज की फॉर्मेट के अंदर आपका केस आ सकता है, आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इस लिमिट्स को याद करना कंपलसरी है आपके लिए। तो चलो जी, ये तो हुआ हमारा मैक्सिमम रेम्यूनरेशन। अब हम बात करते हैं कि क्या हम इससे मैक्सिमम दे ही नहीं पाएंगे आपको, क्या इससे मैक्सिमम आ ही नहीं पाएगा? बिल्कुल आ सकता है। कब आ सकता है? अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें ना कि इंक्लूसिव सबको देना है, तो कितना था हमारे पास 11% का। अब ये जो 11% का है, अगर 11% से ज़्यादा हमें देना है तो किसके पास चले जाओ, हमारे जनरल मीटिंग के अंदर चले जाओ, यानी कि हमारे प्यारे शेयर होल्डर्स के पास चले जाओ। शेयर होल्डर्स अगर अप्रूव कर दें, और वो जो अप्रूवल है और जो आपका लिमिट है वो किसके अंदर है, अंडर शेड्यूल 5 है। शेड्यूल 5 में हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट के केस के अंदर भी आप शेड्यूल 5 अप्लाई कर सकते हो। वो कब होगा, जब आप लिमिट एक्सीड करेंगे। जब आप लिमिट एक्सीड करना चाहते हैं तो शेड्यूल 5 के पास चले जाओ। शेड्यूल 5 के पास चले जाओगे अगर आप 11% से एक्सीड कर रहे हो, शेड्यूल 5 की कंडीशंस आपने मीट कर ली, जनरल मीटिंग में आपने शेयर होल्डर से रेजोल्यूशन पास करवा लिया, तो आप 11% से ऊपर दे पाओगे, अदरवाइज 11% से ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना दिया जा सकता है, दैट इज 11%। 11% किसका, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी का। चलो जी, 11 से एक्सीड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, with due approval of shareholders in their general meeting, subject to the provisions of schedule 5। शेड्यूल 5 में क्या प्रोविजंस है ये हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है। उसके बाद है कि अगर एमडी है सिर्फ एक, तो कितना परसेंट था, 5% था सर। अब ये जो 5% है, 5% से लिमिट एक्सीड की जा सकती है, की जा सकती है। 5 11 से तो छोटा ही है, इसकी लिमिट एक्सीड कर सकते हो आप बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। इसके लिए शेड्यूल 5 मीट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी कि शेड्यूल 5 कब मीट करना है, जब आप 11% की जो लिमिट है उससे एक्सीड कर रही हैं। क्लियर है। उसके बाद है मोर देन 1 एमडी है, तो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट अलाउड था आपको। अगर आप इस 10% की लिमिट से एक्सीड करना चाहते हैं तब क्या है, तब भी सर स्पेशल रेजोल्यूशन है। अगर आपके पास डायरेक्टर्स हैं और उन डायरेक्टर्स के बीच में कौन नहीं है, एमडी नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, यानी कि आपकी कंपनी में अगर एमडी ना हो, होल टाइम डायरेक्टर ना हो, तो क्या था आपका, तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं।
क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में क्या था, डायरेक्टर्स हैं जिनके अंदर आपके होल टाइम डायरेक्टर भी हैं, एमडी भी हैं। तो सिर्फ जो बाकी डायरेक्टर्स हैं उनको कितना दे सकते हो आप, 3% दे सकते हो। और शेयर होल्डर्स अगर अप्रूव कर दे तो क्या इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, अगर जो अप्रूवल है वो कैसी है, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास हुई है तो। ठीक है सर। अब यहाँ पर हम लोगों ने 5 पॉइंट्स पढ़े, 5 तरह के केसेस पढ़े जहाँ पर हमें मैक्सिमम रेम्यूनरेशन की लिमिट दी हुई थी। तो इन पांचों ही केसेस में क्या लिमिट को एक्सीड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। किन किन तरह के रेजोल्यूशन पढ़े हमने, 2 तरह के रेजोल्यूशन पढ़े। एक तो जनरल मीटिंग में नॉर्मल रेजोल्यूशन, जब नॉर्मल रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो हमें किस चीज को फॉलो करना है, शेड्यूल 5 के अंदर, क्योंकि वहां पर ओवरऑल जो मैक्सिमम लिमिट है यानी कि जो 11% की लिमिट है वो क्या हो रही है, वो एक्सीड हो रही है। क्लियर है। और बाकी जो अदर केसेस है यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोविजंस के अंदर क्या लिखे हुए हैं, उसमें लिखे हुए हैं कि अगर 5, 10, 1 या 3 एज द केस में भी ये जो परसेंटेज है इन्हें अगर आपको इंक्रीज करना है तो सिर्फ आपको क्या रिक्वायर्ड है, SR रिक्वायर्ड है। देखो एक चार्ट की फॉर्म में आगे लिखा हुआ है इसके अंदर, लिमिट्स क्या है इसकी। अगर टोटल रेम्यूनरेशन एक्सीड नहीं करता 11% से, वेल एंड गुड। अगर करता है तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल प्लस पेमेंट किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग। क्लियर है। और अगर रेम्यूनरेशन पेबल टू मैनेजरियल पर्सन, मैनेजरियल पर्सन मतलब आपके एमडी, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर्स, तो कितना है, 5% और 10% की लिमिट थी। 5% कब था, जब एक ही है। 10% कब था, जब एक से ज्यादा है। और वैसे ही में रेम्यूनरेशन था तो अदर डायरेक्टर्स जो क्या नहीं है आपके एमडी या होल टाइम डायरेक्टर्स नहीं है, तो कितना था, 1% अगर कंपनी में कोई भी एमडी या होल टाइम ना हो, 3% अगर कंपनी में एमडी या होल टाइम हो तो कितना था, अगर इनकी लिमिट को एक्सीड करना हो तो क्या पढ़ा था हमने, SR, यानी कि 2 क्राइटेरिया बन गए। 11% के केस में क्या था, आपको सिर्फ शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए प्लस पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 5। अदर केसेस में कितना चाहिए आपको, अदर केसेस में सिर्फ आपको SR ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है सर। इसके बाद आ जाते हैं हम, अगर आपने पेमेंट तो कर दी, SR की अप्रूवल लेने चले हो कि सर हमें लिमिट से ज़्यादा पेमेंट करनी है अपने शेयर होल्डर्स को, कर तो दो, लेकिन पहले ये तो देखो तुम्हारे पास कोई और पेमेंट तो पेंडिंग नहीं है। अगर आपने किसी बैंक से बेचारे से लोन लिया हुआ था, उनकी पेमेंट आप कर नहीं रहे हो, अपने मैनेजर्स का, अपने डायरेक्टर्स का, अपने होल टाइम डायरेक्टर्स का घर भरे जा रहे हो, तो क्या वो बैंक अलाउ करेगा? जिसका पैसा लेके आप दूसरे का घर भर रहे हो, क्या वो अलाउ करेगा ऐसी चीज़? करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो आप नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने किसी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है किसमें, ड्यूज ऑफ द बैंक में या किसी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, या फिर डिबेंचर होल्डर्स की जो कि नॉन कन्वर्टेबल थे, या फिर एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो जो अप्रूवल है बैंक की, PFI की, या जो भी अदर पर्सन है, जो भी कंसर्न पर्सन है जिससे आपने पैसा लिया हुआ है, उनकी मीटिंग, उनका जो सेंक्शन है, उनकी कंसेंट रिक्वायर्ड है। shall be obtained by the company before obtaining the approval in the general meeting। यानी कि शेयर होल्डर्स के पास जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक की, अपने PFI की, अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स की, या फिर जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं उनकी प्रायर अप्रूवल लेनी होगी कि हम अपने मैनेजर्स को इतना पैसा देना चाहते हैं, क्या हम दे सकते हैं? दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते, फिर आपको लिमिट के अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब ये तो बात हुई कि हमें लिमिट्स देखी। अब ये बोलता है कि क्या किन किन कंपनियों के ऊपर ये लिमिट्स एप्लीकेबल है। अगर सबसे पहले हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी ने अपने आप को एग्जाम्पशन दे दी, 2015 में ही दे दी थी कि हम लोग अपने डायरेक्टर्स को, MD को, होल टाइम डायरेक्टर्स को कितना मर्जी रेम्यूनरेशन दे, हमारे ऊपर कोई ओवरऑल लिमिट नहीं होगी। यानी कि इन्होंने क्या बोला, सेक्शन 197 से अपने ऊपर से एग्जाम्पशन ले ली। यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी पाबंदियां नहीं है कि वो 11%, 5%, 3% के रूल्स के अंदर फॉल करेगा। क्लियर है। उसके बाद है आपकी IFSC पब्लिक कंपनी। IFSC पब्लिक कंपनी क्या बोलती है, IFSC पब्लिक कंपनी बोलती है कि 197 जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जो सेक्शन 197 का सब सेक्शन 1 है, उसने क्या बोला था कि नेट प्रॉफिट जो कंप्यूट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, सेक्शन 198 की, एक्सेप्ट द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। और सेक्शन 197(1) क्या बोलता है कि जो रेम्यूनरेशन है डायरेक्टर्स का, वो ग्रॉस प्रॉफिट से कैलकुलेट नहीं होगा। ग्रॉस प्रॉफिट से मतलब नेट प्रॉफिट के बाद ही कैलकुलेट होगा, नेट प्रॉफिट के अंदर ही वो डिडक्ट होगा। ठीक है जी। यानी कि आपको जब नेट प्रॉफिट निकालना है तो उसके अंदर से ऑलरेडी आप शेयर होल्डर्स जो रेम्यूनरेशन आप देने वाले हो मैनेजर्स को, वो इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इंक्लूड कर दोगे तो ऑलरेडी वो प्रॉफिट जो है और कम हो जाएगा, यानी कि उसका जो परसेंटेज निकलेगा वो और कम निकलेगा। तो यहाँ पर है कि सेक्शन 197 के अंदर जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ा था कि जो नेट प्रॉफिट है वो हम कैसे कैलकुलेट करना सीखेंगे, सेक्शन 198 के अंदर।
सेक्शन 198 के अंदर जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखेंगे तो उसी के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या हमें इंक्लूड करना है और क्या हमें एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो यानी कि IFSC पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी दोनों के ऊपर ही ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 197 की। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं निधि कंपनी के। निधि कंपनी के केसेस में कुछ एग्जाम्पशंस डिफरेंट है। निधि कंपनी क्या बोलते हैं कि सेक्शन 197(1) शेल अप्लाई विद मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब अप्लाई तो करेंगे लेकिन उसमें कुछ छूट मिलेगी हमें। Remuneration of director who is neither a MD nor whole-time director nor managing director for performing special services to निधि specified to the articles of association। यानी कि निधि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कुछ स्पेशल सर्विसेज मेंशन है और जो डायरेक्टर हैं वो स्पेशल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो उनका रेम्यूनरेशन होगा may be paid by way of monthly payment subject to the approval of company in general meeting and also to be the provisions of section 197। यानी कि जो उसकी लिमिट्स है उसके ऊपर उसके अंदर रह कर साथ में शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के साथ कर लेगा। यानी कि 197 की वो जो लिमिट्स वाला पोर्शन था वो अप्लाई कर रहा है अपने ऊपर। उसके बाद बोलता है कि अगर हम लोग सेक्शन 197 के प्रोविजंस के अंदर हैं और हम लोग चाहते हैं कि जनरल मीटिंग से जो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल थी, कब थी वो अप्रूवल्स, जब हम एक्सीड कर रहे थे लिमिट को, वो ना लेनी पड़े। तो आप कब नहीं ले पाओगे, जब निधि कंपनी डजंट हैव मैनेजरियल डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर। यानी कि अगर निधि कंपनी के पास कोई MD नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, मैनेजर नहीं है, यानी कि नॉर्मल डायरेक्टर्स हैं, तो उस केस में आपको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। या फिर रेम्यूनरेशन पेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द निधि कंपनी डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ सच निधि कंपनी, या फिर 15 लाख रुपए विच एवर इज लेस। या फिर जो रेम्यूनरेशन दिया है हर एक डायरेक्टर्स को वो कितना है, 10% है किसका, नेट प्रॉफिट ऑफ निधि कंपनी का, या फिर 15 लाख, इन दोनों में से जो भी कम है। हमने जो लिमिट में पढ़ा था वहां पर कितना था, वहां पर था 3% या 1% एज द केस में बी। ठीक है, यानी कि रेम्यूनरेशन पेबल अंडर क्लॉज बी इज अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड इन दिस बिहाफ बाय द निधि। लेकिन ये जो 10% वाला है इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। कौन पास करेगा, वो निधि कंपनी पास करेगी। यानी कि जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या बोलता है आपका, ए पॉइंट बोलता है कि जो निधि कंपनी है उनके पास MD नहीं होना चाहिए, होल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए और मैनेजर नहीं होना चाहिए। बी पॉइंट क्या बोलता है, बी पॉइंट ये बोलता है कि जो रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन जो है 10% से अगर एक्सीड कर जाता है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर 10% से एक्सीड नहीं करता, अगर 10% से एक्सीड नहीं कर रहा तो आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। क्लियर है। उसके बाद है सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 लिमिट्स द रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स हु आर नाइदर MD और नॉर होल टाइम डायरेक्टर्स। यानी कि 97(1) के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो डायरेक्टर्स, जो ऐसे डायरेक्टर्स है जो ना कि MD है ना कि होल टाइम डायरेक्टर है, उसमें कितनी लिमिट्स थी, 1%। और अगर MD और डायरेक्टर थे तो वहां पर कितनी लिमिट थी, 3%। जो भी हमने टेबल में पढ़ा था पीछे 4th और 5th पॉइंट, 1% और 3% वाला क्राइटेरिया वो लगता है सेक्शन 197 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। हाउएवर निधि कंपनी आर अलाउड टू पे रेम्यूनरेशन टू द डायरेक्टर हु आर नाइदर MD नॉर होल टाइम डायरेक्टर फॉर परफॉर्मिंग स्पेशल सर्विसेज सब्जेक्ट टू एज लेड डाउन। यानी कि ऊपर हमने पढ़ा कि अगर वो स्पेशल सर्विसेज दे रहे हैं तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना हो सकता है उनका, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट या फिर 15 लाख, उन दोनों में से जो भी कम है। यानी कि यहाँ पर उस रूट से एग्जाम्पशन मिल गई। कंप्लीट एग्जाम्पशन नहीं है, कुछ लिमिट्स लगाई हैं, पर लिमिट्स को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है फॉर द निधि कंपनीज। ठीक है, अब आप इस स्लाइड को एक बार देख लीजिए। अगर इसमें कोई भी इश्यू है एक बार इसको क्लियरली पढ़े तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं स्लाइड के अंदर। चलो आगे पढ़ते हैं कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन व्हेन देयर आर नो प्रॉफिट्स। हमने अभी सबसे फर्स्ट स्लाइड पे जो हमारे चार्ट था उसके अंदर क्या था कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है जब हमारे पास कोई प्रॉफिट है ही नहीं या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या कोई भी प्रॉफिट नहीं है तो हमें किसके पास जाना था, हमें जाना था शेड्यूल 5 के अंदर। अगर इस शेड्यूल 5 के अंदर जाना है तो देखते हैं सबसेक्शन क्या बोलते हैं इसके। सेक्शन 197 सबसेक्शन 3 एंड 11 डील करता है। ये बोलता है कि अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है या फिर प्रॉफिट्स तो हैं पर इतने नहीं है कि हम फी पे कर पाएं, तो वो कंपनी पे नहीं करेगी फीस किसी भी MD को, किसी भी होल टाइम डायरेक्टर को, किसी भी मैनेजर को। कब तक, जब तक कि वो अकॉर्डेंस में ना हो शेड्यूल 5 के, यानी कि शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग कर सकती है। ठीक है, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हैं या है ही नहीं तो क्या वो सिटिंग फीस भी पे नहीं करेगी,
नहीं सर, सिटिंग फीस तो उसको पे करनी पड़ेगी, सिटिंग फीस जैसे अलाउड है वैसे ही आपको पे करनी होगी, लेकिन सिटिंग फीस के अलावा जो अदर रेम्यूनरेशन आपको मिलता है उसके लिए आपको शेड्यूल 5 फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि सिटिंग फीस के लिए शेड्यूल 5 एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है सर, यानी कि क्या बोलते हैं कि अब सेकंड पॉइंट में क्या बोलते हैं, सेकंड पॉइंट जो है आपके फर्स्ट पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करता है। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं कि जहां पर शेड्यूल 5 एप्लीकेबल हो गया, ठीक है, जहां पर भी शेड्यूल 5 एप्लीकेबल हो गया, अगर आपने कोई भी प्रोविजन बनाया हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, मेमोरेंडम बनाया हुआ है, किसी भी वे से कोई ऐसा रेजोल्यूशन आपके पास है, कोई ऐसा प्रोविजन आपके पास है जो कि रेम्यूनरेशन हाई कर दे, रेम्यूनरेशन इंक्रीज कर दे, या फिर जिसका इफेक्ट क्या होगा कि रेम्यूनरेशन इंक्रीज हो जाएगा, किससे, स्पेसिफाइड लिमिट से, तो उस कंडीशन के अंदर जब शेड्यूल 5 एप्लीकेबल है तो ये सारी कंडीशंस इफेक्टिव नहीं होंगी अनलेस सच इंक्रीज इज इन अकॉर्डेंस विद द, अगर वो इंक्रीज हो भी रहा है तो भी शेड्यूल 5 की लिमिट के अंदर ही आना चाहिए। जब तक वो शेड्यूल 5 के लिमिट के अंदर नहीं आएगा तब तक वो प्रोविजंस क्या है, वो प्रोविजंस यूज ही नहीं होगा, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है उस ड्यूरेशन में जिस ड्यूरेशन में कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं है, शेड्यूल 5 आ चुका है, यानी कि शेड्यूल 5 आ गया तो अब सिर्फ उसी की बात सुनी जाएगी और किसी भी सेक्शन की या सब सेक्शन की किसी भी प्रोविजंस की बात नहीं सुनी जाएगी। अगर शेड्यूल 5 से भी डील नहीं करता उसके बाद आप देखेंगे, यानी कि शेड्यूल 5 के प्रोवाइजो में तो उसको आना कंपल्सरली है ही, कोई भी आप एक्सटेंडेड पेमेंट तभी दे सकते हो जब शेड्यूल 5 अलाउ करे आपको, उसके अलावा नहीं आप पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद आ जाते हैं हम शेड्यूल 5 के पास। शेड्यूल 5 बोलता है कि पार्ट सेकंड, अगर आपके पास रेम्यूनरेशन है नहीं, मतलब आपके पास प्रॉफिट है नहीं, इनएडिक्वेट है या कोई भी प्रॉफिट नहीं है, तो आप कितनी पेमेंट कर पाओगे, तो आप वो पेमेंट नहीं कर पाओगे जो एक्सीड करे, किनसे एक्सीड करे, उन लिमिट से जो कि आपने ए और बी के अंदर बनाई है। तो लिमिट ए में देखते हैं सर आपको क्या बोलते हैं। लिमिट ए में बोलता है कि अपनी इफेक्टिव जो कैपिटल है, यानी कि जो आपका नेटवर्थ है, आप इफेक्टिव कैपिटल जो अपनी कैलकुलेट करो, अगर वो इफेक्टिव कैपिटल इन लिमिट्स में आती है, यानी कि 5 करोड़ या उससे कम मतलब नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा पर 100 करोड़ से कम, या फिर 100 करोड़ से ज़्यादा 250 करोड़ से कम, या फिर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा, ये अगर आपके लिमिट्स हैं तो कितनी हो सकती हैं। 5 करोड़ से कम के केस में कितनी रेम्यूनरेशन आप दे सकते हो, आप ईयरली रेम्यूनरेशन दे सकते हो 60 लाख रुपए का, यानी कि कितना हो गया पर मंथ, 5 लाख पर मंथ हो गया, तो 60 लाख रुपए आप ईयरली रेम्यूनरेशन दे सकते हो जब आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है, या फिर प्रॉफिट्स हैं बट इनएडिक्वेट हैं, और वो भी कब, जब आपकी कैपिटल कितनी है 5 करोड़ या उससे कम, नेगेटिव भी होगी तो भी आप 60 लाख रुपए दे सकते हो। ठीक है सर, उसके बाद सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोलता है कि अगर आपकी कैपिटल कितनी है 5 करोड़ या फिर 100 करोड़ से कम, या ना 5 करोड़ से ज़्यादा और 100 करोड़ से कम, तो आप क्या कर सकते हो, आप 84 लाख रुपए यानी कि 84 लाख रुपए का ईयरली रेम्यूनरेशन उनको पे आउट कर सकते हो। अगर जो आपकी कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल कितनी है 100 करोड़ से अबव बट लेस देन 250 करोड़, यानी कि 100 करोड़ है या 100 करोड़ से ज़्यादा है, 100 करोड़ भी होगा तो भी कितना 120 लाख का रेम्यूनरेशन, 100 से ज़्यादा हुआ तो भी कितना 120 लाख का रेम्यूनरेशन, लेकिन कहाँ तक, अप टू 250, यानी कि 250 से कम होना चाहिए आपका, 250 से अगर आपका कम है तो 120 लाख रुपए तक आप पे कर सकते हो ईयरली रेम्यूनरेशन। अगर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा हैं तो आप 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ 250 करोड़, यानी कि 120 लाख तो वो फिक्स हो ही गए, 250 करोड़ से अगर कम है तो, ठीक है जी, 250 करोड़ से ऊपर आते हैं, यानी कि 250 करोड़ से जितने भी ऊपर हैं उस इफेक्टिव कैपिटल का 0.01 आप परसेंटेज निकालो, जो परसेंटेज होगा वो उसके अंदर ऐड आप करते जाना, यानी कि ये जो लिमिट है अगर इस लिमिट से भी आपको एक्सीड करना है तो आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट द रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ द अबव लिमिट्स मे बी पेड इफ द रेजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर्स इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर भी आप इस लिमिट को भी एक्सीड कर सकते हो, लेकिन आपको क्या चाहिए, एसआर चाहिए उसके लिए। ठीक है सर, एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, एक्सप्लेनेशन बोलता है कि अगर कोई डायरेक्टर 1 साल से कम टाइम पे रहा तो उसको क्या 60 लाख पूरे देंगे, नहीं तो उसको प्रोराटा बेसिस पे आप दे दो, यानी कि आप उसकी प्रोराटा बेसिस पे निकाल दो, जितने टेन्योर के लिए वो रहा उतने टेन्योर का उनका निकाल दो कंपैरेटिवली, कंपैरिजन करके। ठीक है सर, उसके बाद बी पॉइंट क्या बोलता है, बी पॉइंट बोलता है कि अगर कोई बंदा अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, यानी कि आपको एडवाइजरी सर्विसेज देने आया या अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो उसको रेम्यूनरेशन एज पर आइटम ए में बी पेड, तो उसको ए के अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हो इफ
इफ कब, जब सच मैनेजरियल पर्सन इज नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कि अगर वो बंदा कैपिटल में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसे ए के अकॉर्डिंग फीस पे कर सकते हो। यानी कि अगर उसका काम सिर्फ डायरेक्टली उसको प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपने अपॉइंट किया है तो आप उसको कोई भी रेम्यूनरेशन दे सकते हो जो कि ए की लिमिट के अंदर अंदर आता है। इफ सच मैनेजरियल पर्सन इज नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट, किसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए? कैपिटल में। कैपिटल किसकी? या तो उसकी खुद की कंपनी की, या फिर होल्डिंग कंपनी की, या फिर सब्सिडरी कंपनीज की। डायरेक्टली भी नहीं, इनडायरेक्टली भी नहीं, थ्रू अदर एनी स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर्स और नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट और रिलेटेड टू डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि या तो कैपिटल में इंटरेस्ट हो या फिर डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स से वो रिलेटेड हो, तो दोनों ही केसेस में अगर आप फंस जाते हैं तो आप ए के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। और इट्स होल्डिंग और एनी सब्सिडरी कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 2 years बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पोजेस ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन विद एक्सपर्टाइज एंड स्पेशल नॉलेज। और वो बंदा कैसा होना चाहिए? जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो, ना तो उसके अपॉइंटमेंट से 2 साल पहले, ना ही उसके अपॉइंटमेंट के 2 साल बाद, प्लस उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? कम से कम ग्रेजुएट तो हो, एक्सपर्टाइज्ड हो, उसकी स्पेशल नॉलेज हो, तभी माना जाएगा कि वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में वर्क कर रहा है, आपका रिलेटिव नहीं है कोई। क्लियर है। अब क्या बोलता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को बेचारे को कुछ ESOP के अंदर या फिर कोई ऐसे अदर बेनिफिट्स के अंदर आपने शेयर्स दे दिए तो वो तो डायरेक्टली कैपिटल में इंटरेस्टेड हो गया। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पशंस दे दी। इसने क्या बोला कि अगर किसी एम्प्लॉय ने कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, बट मैक्सिमम कितने हैं? नॉट एक्सीडिंग, मतलब इतने मैक्सिमम होल्ड कर सकता है। कितना? 0.5% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल अंडर एनी स्कीम फॉर्मुलेटेड। यानी कि किसी भी स्कीम के अंदर अगर उसने 0.5% शेयर्स होल्ड किए हैं, 0.5% किसके? पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी के, तो वो अलाउड है। क्योंकि ESOP वगैरह अगर कोई भी अदर आप बोनस देते हो शेयर्स की फॉर्म में तो क्या वो बेचारा लेगा? ले सकता है, अलाउड है। लेकिन वो कितना अलाउड है? 0.5% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। इससे ज़्यादा अगर है तो आप इंटरेस्टेड माने जाओगे प्रमोटर से या फिर आपके कैपिटल के अंदर। क्लियर? बी पॉइंट के बाद आप आ जाओ। ये बी पॉइंट के अंदर क्या बोलता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर आइटम ए एंड बी ऑफ दिस सेक्शन शेल अप्लाई। ए और बी के सेक्शन को अप्लाई करने के लिए भी कुछ कंडीशंस है। कुछ कंडीशंस क्या बोलता है कि जो पेमेंट है वो रेजोल्यूशन से अप्रूव्ड होनी चाहिए। किसका रेजोल्यूशन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन। यानी कि पेमेंट करने से पहले आपको बोर्ड की परमिशन लेनी है कि क्या मैं इतना पेमेंट कर पाऊँ। यानी कि जब आपका अपॉइंटमेंट होता है तो उसी टाइम आपका रेम्यूनरेशन डिसाइड हो जाता है कि सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग आपका रेम्यूनरेशन है या नहीं, क्या इतना रेम्यूनरेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है सर। जब ये रेम्यूनरेशन आपका इंक्लूड होगा तो अगर कंपनी में NRC कमेटी है, सेक्शन 178 के अंदर हमने NRC पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो, सेक्शन 178 में जो NRC है उसकी भी अप्रूवल चाहिएगी। क्योंकि नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी काम क्या था इसका? नॉमिनेट करना प्लस रेम्यूनरेशन के ऊपर पॉलिसीज बनाना, रेम्यूनरेशन को अप्रूव कर देना। तो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन, नॉमिनेशन किया उसने जब उसको अपॉइंटमेंट की बारी थी, अब रेम्यूनरेशन डिसाइड करने की बारी है तो रेम्यूनरेशन पे भी उसका रेजोल्यूशन रहेगा। ठीक है यार। उसके बाद है आपका कंपनी हैजंट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू बैंक। यानी कि कंपनी ने किसी दूसरे की पेमेंट में कोई फॉल्ट ना किया हो, आप दूसरों का पैसा दे नहीं रहे हो और अपने लोगों को पैसा भरे जा रहे हो तो बेचारे दूसरे लोग तो रह ही जाएंगे ना। तो यानी कि आपने किसी और की पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो, ड्यूज टू एनी बैंक, PFI और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर और एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट द प्रायर अप्रूवल ऑफ बैंक और PFI। और अगर किया भी है तो आपको पहले उनसे अप्रूवल लेनी है, उनकी अप्रूवल के बाद आपको जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी है। क्योंकि आप ऑलरेडी एक डिफॉल्टिंग कंपनी है तो आप अपनी फुल फ्रीडम से काम नहीं कर सकते। पहले आप PFI की अप्रूवल्स लो, उसके बाद आप शेयर होल्डर्स की अप्रूवल भी लो। ठीक है सर। अगर आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन दोनों में से कुछ भी पास किया जा सकता है। वो लिमिट्स आप याद करना कि आप कौन सी लिमिट्स के अंदर फंसने वाले हो। एज द केस में बी हैज बीन पास्ड फॉर द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एज पर आइटम ए और स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड फॉर द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एज पर आइटम बी। आइटम बी के अंदर क्या था कि अगर वो बंदा क्या नहीं है, अगर वो बंदा आपका प्रोफेशनल कैपेसिटी में वर्क नहीं करता तो, क्योंकि प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर वर्क करते हैं तो उसने अलाउ कर दिया बी ने। किसको प्रोहिबिट किया था? उसको प्रोहिबिट किया था जो कि आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में वर्क करता ही नहीं। एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। यानी कि वो किस बंदों के रेम्यूनरेशन की बात कर रही हैं?
अगर आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केस में क्या था, आप अगर आइटम ए के अकॉर्डिंग, यानी कि वो जो टेबल थी 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख और 120 प्लस 0.01 वाला परसेंटेज अगर दे रहे हो। बी में स्पेशल रेजोल्यूशन, जब आपको वो जो पर्सन है मैनेजरियल कैपेसिटी में नहीं है, और उनका रेजोल्यूशन कब पास होगा, जनरल मीटिंग के अंदर पास होगा, किस तरह का होगा, ऑर्डिनरी या स्पेशल होगा, और वो कितने सालों का होगा, 3 साल तक का आप आगे का दे सकते हो, यानी कि आगे 3 साल तक की रेम्यूनरेशन आप उनकी कवर करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद है अ स्टेटमेंट अलोंग विद द नोटिस कॉलिंग द जनरल मीटिंग रेफर टू इन क्लॉज 3 इज गिवन टू। अगर आपने अब शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी है तो उन्हें नोटिस भेजना होगा, यानी कि मीटिंग कन्वीन करवानी होगी। अब मीटिंग कन्वीन करवानी है आपको, मैटर्स कैसा होगा आपका, स्पेशल मैटर होगा, क्योंकि आपको लिमिट से एक्सीड करके आपको उनको पेमेंट देनी है। जब लिमिट से एक्सीड करना है तभी उनकी अप्रूवल की बात आई। जब लिमिट से आप एक्सीड करोगे तो उनको स्टेटमेंट में जनरल जो स्पेशल स्टेटमेंट आपको उनको दोगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे, तो उसमें कुछ आपको फैक्ट्स बताने होंगे। वो फैक्ट्स क्या होंगे, वो फैक्ट्स होगा सबसे पहले तो जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, कंपनी क्या है, किस तरह का प्रोडक्शन कर रही है, कंपनी में कहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट आई हुई है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट द अपॉइंटी, अपॉइंटी मतलब जिस बंदे को आप अपॉइंट करने वाले हो उसका प्रोफाइल क्या है, पिछला रेम्यूनरेशन कितना था, यानी कि उसका लास्ट ड्रॉन कितना था, जॉब प्रोफाइल क्या है, हम कितना प्रपोज उसको कर रहे हैं, और उसका कंपैरेटिव रेशियो बनाओ कि हम अदर्स को कितना दे रही हैं रेम्यूनरेशन, और उसका इतना हाई एक्सपेक्टेशन क्यों है, उसको इतना हाई क्यों दे रही हैं, क्या सामने वाले बंदे का कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप भी है, क्या सामने वाला बंदा हमारी रिलेटेड पार्टी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर होल्डर्स को देनी होंगी। ठीक है सर, और अदर इन्फॉर्मेशन क्या होंगी, अब ये वाला केस आएगा ही कब, जब आपके पास प्रॉफिट है पर वो कैसा नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, या फिर आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है। तो बताओ कि रीजन क्यों हमारे पास लॉस है या क्यों हमारे पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, और प्रॉफिट्स को इंप्रूव करने के लिए हमने कोशिशें क्या की हैं, क्या स्टेप्स उठाए हैं, या फिर एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स इन मिजरेबल टर्म, यानी कि हमारा कितना इंक्रीज आगे एक्सपेक्टेड है, कितना प्रॉफिट्स हम और अर्न कर सकते हैं कंपनी के अंदर, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होंगी। ठीक है, उसके अलावा डिस्क्लोजर्स देने हैं आपको। डिस्क्लोजर्स किसके लिए आपके ज़रूरी हैं, डिस्क्लोजर्स आपके बोर्ड रिपोर्ट के लिए भी ज़रूरी हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी ज़रूरी हैं। इफ़ एनी अटैच टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ रेम्यूनरेशन पैकेज सच एज सैलरी पैकेज, बेनिफिट्स, बोनसेस, ईसोप्स, यानी कि जो भी उसको सैलरी के साथ अदर पैकेजेस आप दोगे वो सब इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। और फिक्स सैलरी कितनी है प्लस आपकी वेरिएबल फैक्टर्स क्या हैं वो सब आपको बताने पड़ेंगे। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के ऊपर अगर आपने इंसेंटिव्स दिए हैं उनको, कमीशन बेस्ड उनको अगर सैलरी प्रॉमिस की है आपने, तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोजर्स में बतानी होंगी। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, नोटिस पीरियड, सर्विलेंस फीस, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी आपकी अपॉइंटमेंट की, वो आपको बताना होगा। स्टॉक ऑप्शन डिटेल्स इफ एनी, वेदर द सेम हैज बीन इशूड एट डिस्काउंट एज वेल एज पीरियड ओवर विच एक्रूड और ओवर विच एक्सरसाइजेबल, यानी कि अगर आपने उसको ईसोप भी अगर प्रोवाइड किया है, ईसोप अगर आपने उसको प्रोवाइड किया है तो वो कैसे एक्सरसाइज होगा, क्यों एक्सरसाइज होगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होंगी। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन second part of this part, statutory structure means any entity which is entitled to hold shares in any company formed wider any statute, यानी कि हमने पीछे भी पढ़ा था एक पॉइंट कि स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर, यानी कि कोई जो बी पॉइंट जब हमने पढ़ा था कि जो भी एमडी या डायरेक्टर अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, मतलब क्या वो इंटरेस्टेड नहीं है इफेक्टिव कैपिटल ऑफ एनी स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर। तो स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या था कि ऐसी एंटिटी विच इज एंटाइटल्ड टू होल्ड शेयर इन कंपनी फॉर्म्ड वाइडर एनी स्टैच्यू, यानी कि आप उस स्ट्रक्चर का हिस्सा हो जो कि कंपनी में, यानी कि इनडायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपने किसी और के अंदर इन्वेस्टमेंट की और उसने आपके बिहाफ पे किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, आगे है आपका रेम्यूनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी कि एक सर्कमस्टांसेस तो हम पढ़ चुके हैं, अब स्पेशल कैसे हैं। स्पेशल ये हो सकते हैं कि वो जो कंपनी है या तो वो भी नई नई बनी है, या वो कंपनी क्या है, बीमार है, या फिर वो कंपनी ऑलरेडी किसी ना किसी प्रोविजंस के अंदर या फिर उसके ऊपर ऑलरेडी कोई ना कोई एप्लीकेशन जो है वर्क कर रही हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस के अंदर एक कंपनी चाहे तो पे कर सकती है रेम्यूनरेशन अपने मैनेजरियल पर्सन को इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट प्रोवाइडेड इन सेक्शन सेकंड अबव, यानी कि कौन कौन से अमाउंट, वही 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख एंड 120 प्लस 0.01। ठीक है सर, यानी कि वेयर द रेम्यूनरेशन इज इन एक्सेस ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और इज इन पेड बाय द कंपनी एंड एनी अदर कंपनी दैट इज आइदर अ फॉरेन कंपनी और हैज गोट अप्रूवल ऑफ इट्स शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग टू मेक सच पेमेंट्स, यानी कि कंपनी कैसी है आपकी, फॉरेन कंपनी है, और उस फॉरेन कंपनी ने क्या ले लिया, अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया है एंड treats this amount as managerial remuneration for the purpose of section 197 and the total managerial remuneration payable by such company to
to its managerial remuneration, including such amount or amounts, is permissible within the limits of under section 197. यानी कि आपकी कंपनी कैसी है, आपकी कंपनी है सर फॉरेन कंपनी, उस फॉरेन कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया। अप्रूवल क्यों लिया, क्योंकि हमारी कंपनी के पास क्या नहीं है, एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है या फिर लॉस चल रहा है कंपनी में, और वो अपने मैनेजर्स को क्या देना चाहती है, रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ द शेड्यूल 5, यानी कि शेड्यूल 5 से एक्सेस में रेम्यूनरेशन देना चाह रही है। जब शेड्यूल 5 से एक्सेस में वो रेम्यूनरेशन देगी तो वो क्या करेगी, तो वो ये देखेगी क्या वो जो एक्सेसिव रेम्यूनरेशन है 197 के लिमिट में आ रहा है या नहीं। अगर 197 के लिमिट्स के अंदर वो आ रहा है तो शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद ऐसा रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है। ये केस कब हुआ, जब आपकी कंपनी क्या है, जब आपकी कंपनी एक फॉरेन कंपनी है। दूसरा केस क्या बोलता है कि अगर आपकी कंपनी क्या है, एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का मतलब क्या है, जो इनकॉर्पोरेशन के अगले 7 सालों तक भी वो एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ही रहेगी, या फिर वो एक सिक कंपनी है। सिक कंपनी का मतलब क्या है, सिक कंपनी का मतलब ये है कि जिसके पास हैवी लॉसेज हैं, हैवी लॉसेज है और उसके रिवाइवल की, यानी कि किसी तरह से कंपनी जो है वापस प्रॉफिट मोटिव के अंदर आ जाए, उसकी एप्लीकेशन चल रही है। एनसीईआरटी आने से पहले जो एप्लीकेशन चलती थी हमारी बाइफर के पास चलती थी, यानी कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जो इंडस्ट्री और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है, उनको फाइनेंस को रिकंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि उनके लिए नए बिडर्स ढूंढता है, नए प्रमोटर्स ढूंढता है, ये सारे काम आपके बाइफर करता था पहले। सिक्का बोलते थे इसे, सिक कंपनीज रेगुलेशंस एक्ट। तो फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द स्कीम ऑफ रिवाइवल, यानी कि अगर वो सिक कंपनी है और वो कौन से टाइम में है, यानी कि जिस दिन आपकी स्कीम रिवाइवल की स्कीम सैंक्शन हुई उसके अगले 5 सालों की बात करिए, उससे अगले 5 सालों तक वो सिक कंपनी की डेफिनेशन में ही रहती है। यानी कि सिक कंपनी, और कैसी सिक कंपनी है, जिसकी स्कीम सैंक्शन हो चुकी है और अभी उस 5 साल का टेन्योर उसका चल रहा है। is a company in relation to which a resolution plan has already been approved by NCLT under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 for a period of 5 years from the date of such approval, it may pay any remuneration to its managerial remuneration। यानी कि और क्या है वो एक कंपनी, और या फिर वो एक कंपनी ऐसी है जिसका रेजोल्यूशन प्लान किसने सेट किया है, एनसीएलटी या फिर इंक्लूसिव इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। पहले जो कंपनीज थी वो बाइफर के पास जाती थी, बट एनसीएलटी और आईबीबीआई आने के बाद जो सारी कंपनी है, इंसॉल्वेंसी है या फिर बैंक्रप्सी वाले केसेस हैं, तो वो आईबीसी के पास आने लगे। अगर इन दोनों ने मिलकर कोई रेजोल्यूशन प्लान मतलब उसको रिवाइव करने का कोई प्लान बनाया है, तो वो वाला प्लान भी अप टू 5 years तक अगर चाहें तो ये कोई भी रेम्यूनरेशन दे सकते हैं अपने मैनेजरियल पर्सन्स को, क्योंकि यहाँ पर इनका रिवाइवल का जो काम चल रहा है वो काम बेचारे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ही तो कर रहे हैं, मैनेजरियल पर्सन ही तो कर रहे हैं, उनको तो अच्छा रेम्यूनरेशन मिलना ही चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि वेयर द रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन एक्सीड्स द लिमिट इन सेक्शन 2 बट द रेम्यूनरेशन हैज बीन फिक्स्ड बाय द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन और द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, provided that the limits under this section shall be applicable subject to meeting all the conditions specified under section 2 and the following additional condition। यानी कि पीछे वाली conditions तो हम अभी पढ़ के आ चुके हैं। पीछे वाली कंडीशन सेक्शन 7 में तो वो वाली कंडीशंस थी आपकी कि मैनेजरियल पर्सन अगर आपके प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर है तो उसको कितना रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है, और प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर नहीं है तो वो लिमिट से एक्सीड आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद है आपका एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन पैरा ए ऑफ दिस सेक्शन मैनेजरियल पर्सन इज नॉट रिसीविंग रेम्यूनरेशन फ्रॉम एनी अदर कंपनी। यानी कि पैरा ए में क्या पढ़ा था कि अगर कोई फॉरेन कंपनी अपने मैनेजरियल पर्सन को रेम्यूनरेशन देना चाहे एक्सेस में तो दे सकती है, यानी कि अगर बाकी कंपनियां भी उसको रेम्यूनरेशन देना चाहे इन एक्सेस में तो उस पर्सन यानी कि वो जो स्पेसिफाइड मैनेजरियल पर्सन है ऐसा ना हो कि वो आपसे भी ले रहा है और वो किसी और से भी ले रहा है, यानी कि वो सिर्फ एक ही कंपनी से ले रहा हो। That specified managerial person is not receiving remuneration from any other company, यानी कि वो एक अकेला बंदा दूसरी किसी कंपनी से रेम्यूनरेशन फिर ना उठा रहा हो, यानी कि वो बंदा ऐसा होना चाहिए, वो मैनेजरियल पर्सन ऐसा होना चाहिए जो कंप्लीटली टाइम आपको डिवोट कर रहा है, इसलिए आप उसको हायर अगर अमाउंट का रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो वो जस्टिफाइबल है, यानी कि वो होल टाइम आपकी कंपनी में ही लगा हुआ है, किसी और कंपनी से कोई रेम्यूनरेशन नहीं उठा रहा, तो वो आपके लॉस को बियर ना करते हुए मतलब उसको अपना फिक्स रेम्यूनरेशन तो मिलना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद है आपका द ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, और वेयर द कंपनी हैज़ नॉट अपॉइंटेड अ सेक्रेटरी इन होल टाइम डायरेक्टर, यानी कि अगर आप उसको दे रहे हो रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ द लिमिट तो आपको अपने ऑडिटर से या फिर अपने कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कंपनी से
जो अपने कंपनी में अपॉइंट किया गया है, और दोनों ही नहीं है तो आप किससे ले सकते हो, आप किसी पीसीएस से ले सकते हो, या किसी आप सेक्रेटरी इन होल टाइम डायरेक्टर सर्टिफाई दैट ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड टर्म लेंडर्स हैव स्टेटेड इन राइटिंग दैट दे हैव नो ऑब्जेक्शन। यानी कि आपको ये देखना है कि कंपनी में किसी भी लेंडर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप एक्सेसिव पेमेंट दे रही हैं, प्लस वो जो क्वांटम है वो सारी की सारी रेम्यूनरेशन जो है अलाउड है, और वो कंप्लीटली कंप्लाइड रेम्यूनरेशन आप दे रही हो, जो अप्रूवल्स चाहिए थी वो सब आपने ली हुई हैं। और ये सर्टिफाई आपको कौन करेगा, या तो ऑडिटर करेगा कंपनी का, या कंपनी सेक्रेटरी करेगा, और जहां पर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है वहां पर आप पीसीएस से भी ले सकती हैं। पीसीएस मतलब प्रैक्टाइजिंग कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है सर। उसके बाद है द ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी, और वेयर द कंपनी हैजंट अपॉइंटेड company secretary, a secretary in whole time practice certified that there is no default on payment to any creditors। यानी कि ऊपर वाले पॉइंट में हमने क्या सर्टिफाई किया, ऊपर वाले पॉइंट में हमने सर्टिफाई किया जो रेम्यूनरेशन हम दे रहे हैं उसको देने से पहले हमने एनओसी ले लिया था। किससे एनओसी ले लिया था, सभी लेंडर से अपने एनओसी ले लिया था, और ये जो लिमिट्स है फुल्ली कंप्लाइड रेम्यूनरेशन हम उनको दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि थर्ड पॉइंट में ये बोल रहे हैं हम किसी को पेमेंट का कोई डिफॉल्ट भी नहीं कर रहे हैं, और ये भी कौन सर्टिफाई करेगा, ये भी वो ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी या फिर पीसीएस सर्टिफाई करेंगे एज द केस में भी, ठीक है। उसके बाद है आपका रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स इन अदर कैपेसिटी। यानी कि ये तो बात हुई कि रेम्यूनरेशन कितना दे रही हैं। अब डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि मैं तो डायरेक्टर की कैपेसिटी में तो चलो इतना रेम्यूनरेशन ले रहा हूँ, क्या अदर देन डायरेक्टर यानी कि डायरेक्टर्स नहीं हूँ मैं, लेकिन किसी और कैपेसिटी में अगर मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा रेम्यूनरेशन अगर आपसे उठा रहा हूँ तो क्या वो रेम्यूनरेशन भी इस लिमिट में शामिल होगा। आइए देखते हैं कि क्या बोलता है कि रेम्यूनरेशन पेबल टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग एमडी, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर shall be determined in accordance with provision of section 197। 197 के लिए अकॉर्डिंग जो डिटरमाइन होगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या बोलता है कि either by the article of the company or by a resolution, or if the article so require by a special resolution by the passed by the company in general meeting, and the remuneration payable to director shall be inclusive of the remuneration payable to him for the service rendered by him in any other capacity। यानी कि ये जो लिमिट है वो क्या होंगी, इंक्लूसिव होंगी। इंक्लूसिव किससे, रेम्यूनरेशन जो कि किसी भी कैपेसिटी में आप उसको दे रहे हो, यानी कि ओवरऑल टोटल रेम्यूनरेशन ही कितना होगा आपका, मैक्सिमम 11% या फिर शेड्यूल 5 के लिमिट के अकॉर्डिंग जो भी आपके इफेक्टिव कैपिटल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या बोलता है, एनी रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय एनी सच डायरेक्टर इन कैपेसिटी शैल नॉट बी इंक्लूडेड। यानी कि नीचे वाले कुछ रेम्यूनरेशन है जो कि इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, इसके अलावा सारे क्या होंगे, इंक्लूसिव होंगे। यानी कि जब आपने कोई ऐसी सर्विसेज दी है जो कि प्रोफेशनल नेचर की है, यानी कि अगर आप नहीं देते तो हमें किसी और प्रोफेशनल से लेनी पड़ती, जब वो प्रोफेशनल सर्विसेज आप दे रहे हो तो उस केस में जो रेम्यूनरेशन आपको स्पेशली उस प्रोफेशनल नेचर का मिला है तो वो आप अपने रेम्यूनरेशन के अंदर, ओवरऑल रेम्यूनरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करो। या फिर इन द ओपिनियन ऑफ एनआरसी or the board of directors in other cases the director possesses the requisite qualification for the practice of the profession। यानी कि वो जो आपका डायरेक्टर है उसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, तभी उसकी जो क्वालिफिकेशन के यानी कि तभी वो प्रोफेशनल नेचर की फीस जो आप उसको दे रहे हो वो उसके रेम्यूनरेशन में इंक्लूड नहीं होंगी। यानी कि अगर आपके प्रोफेशनल नेचर में आपने कोई सर्विसेज दी हैं उसके बदले में आपने कंपनी से फीस उठाई है तो वो आपके रेम्यूनरेशन में इंक्लूड नहीं होंगी। कब, जब आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस हैं उस प्रोफेशन की प्रैक्टिस करने का। ठीक है सर। उसके बाद आइए, उसके बाद देखते हैं कि अगर सीटिंग फीस आपने ली है तो सीटिंग फीस आप कितनी दे सकते हैं। तो सेक्शन 197(5) बताता है हमें कि एक डायरेक्टर जो है वो रेम्यूनरेशन कैसे ले सकता है, फीस के अकॉर्डिंग भी ले सकता है। कब ले सकता है, जब वो इंडिपेंडेंट है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। तो जब आप उनको फीस देते हैं तो सच अमाउंट ऑफ फीस शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब कितनी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है कि वो जो फीस है ना वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए हो सकती है, यानी कि शैल नॉट एक्सीड द सम ऑफ ₹1 लाख पर मीटिंग। और 1 लाख कब की, पूरे साल की नहीं, एक मीटिंग की। यानी कि एक मीटिंग चाहे वो बोर्ड की हो चाहे वो कमेटी की हो, कोई भी एक मीटिंग में आके अगर बंदे ने अपनी प्रेजेंस दी है तो आप उसको सीटिंग फीस मैक्सिमम कितनी दे सकते हो, 1 लाख रुपीज़। ठीक है सर। अब 1 लाख रुपए किसको देना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये बोलता है कि जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं दोनों की जो है प्रीफेस के अंदर फ़र्क है, दोनों की जो है अपॉइंटमेंट के जो कंडीशंस हैं उनमें फ़र्क है। तो आप चाहो तो इनकी फ़ीस भी अलग अलग पे कर सकते हो, यानी कि जो आप इंडिपेंडेंट को अलग फ़ी पे कर सकते हो और आप जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उनको अलग फीस पे कर सकते हो। ठीक है। नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अदर देन होल टाइम डायरेक्टर। अदर देन होल टाइम डायरेक्टर क्यों, क्योंकि जो होल टाइम डायरेक्टर है तो वो होल टाइम ही कंपनी में एम्प्लॉयड है, उसको सीटिंग फीस नहीं मिलेगी।
उस बंदे को सिटिंग फीस मिलेगी जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो स्पेशली आपकी मीटिंग अटेंड करने के लिए कंपनी में आता है। ठीक है सर। उसके अलावा एक और प्रोविजन है, रूल 4 है, जो अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन को डील करता है ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल। तो रूल 4 कहता है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को जो रेम्यूनरेशन डिसाइड करोगे ना बराबर होगा। इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट के बेसिस पे आप बाइफर्केट कर सकते हो, बट मेल और फीमेल के बेसिस पे आप बाइफर्केट नहीं करोगे। यानी कि सिटिंग फीस ऑफ ए इंडिपेंडेंट एंड अ वुमेन डायरेक्टर शेल नॉट बी लेस देन द सिटिंग फीस पेबल टू अदर डायरेक्टर। चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, आपको फीस बराबर देनी पड़ेगी। ठीक है सर। ये तो हुआ सिटिंग फीस के रिगार्डिंग। मैक्सिमम सिटिंग फीस कितनी हो सकती है आपकी? अप टू ₹1 लाख, यानी कि मैक्सिमम 1 लाख रुपीज तक आप दे सकते हो। चाहो तो इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की फीस अलग अलग कर सकते हो। और अगर आपके पास 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिसमें से एक मेल है और एक फीमेल है, तो दोनों की फीस क्या होंगी? बराबर होंगी। दोनों को आप फीस में बाइफर्केशन नहीं करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। ठीक है। रूल 4 डील करता है कि वुमेन्स को भी बराबर की फीस मिलेगी। ओके सर। आगे बढ़ते हैं कि मंथली रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर या मैनेजर कितना हो सकता है। परमिजिबल फॉर्म्स ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि परमिजिबल फॉर्म्स कितनी है, कैसे कैसे आप पेमेंट किए जा सकते हो। डायरेक्टर या मैनेजर को पेमेंट जो करनी है वो आप मंथली रेम्यूनरेशन के फॉर्म में भी कर सकते हो, स्पेसिफाइड परसेंटेज के फॉर्म में भी कर सकते हो, या फिर हाफ तो आप फिक्स कर दो मंथली रेम्यूनरेशन, बाकी आप परसेंटेज, यानी कि पार्टली बाय वन वे एंड पार्टली बाय द अदर। फर्स्ट पे क्या था आपका? मंथली पेमेंट। सेकंड पे क्या था आपका? स्पेसिफाइड परसेंटेज। थर्ड वे क्या है आपका? पार्टली तो आप मंथली पेमेंट ले लो, पार्टली आप स्पेसिफाइड परसेंटेज में ले लो। यानी कि तीनों तरीके ही अलाउ है, चाहे मंथली पैकेज बनवा लो, चाहे परसेंटेज बेस बनवा लो, चाहे फिर आधा मंथली और आधा परसेंटेज, दोनों ही अलाउड है। ठीक है सर। इस तरह से भी दिया जा सकता है। और कमीशन और रेम्यूनरेशन फ्रॉम होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी क्या बोलता है कि एनी डायरेक्टर जो कि जिसको मिलता है कमीशन फ्रॉम द कंपनी एंड हु इज मैनेजिंग एंड होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी shall not be disqualified from receiving any remuneration or commission from any holding company or subsidiary company of such company subject to its disclosures by the company in the board report। यानी कि अगर आपके डायरेक्टर को होल्डिंग या सबसी कंपनी से कमीशन मिल रहा है या रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वो अलाउड है, मिल सकता है। बस उसका डिस्क्लोजर किस में देना होगा? आपको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोजर्स देने होंगे। सर उसके बाद है आपका रेम्यूनरेशन ड्रॉन इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब लिमिट। क्या होगा अगर आपने रेम्यूनरेशन जो है एक्सेस में विड्रॉ कर लिया प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर? क्या बोलता है कि अगर कोई भी डायरेक्टर ड्रॉ करता है या रिसीव करता है, यानी कि कंपनी से पैसा एडवांस लेता है या उसको रेम्यूनरेशन की फॉर्म में मिला जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन के नाम पे उसे फीस मिल रही है। कैसी फीस मिल रही है? इन द एक्सेस ऑफ द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन में जो लिमिट्स लिखी हुई है उससे तो एक्सेस है, प्लस उस एक्सेसिव रेम्यूनरेशन के लिए आपने क्या नहीं लिया? अप्रूवल भी नहीं लिया, तो आपको सर वो रिफंड करनी पड़ेगी। रिफंड कब करनी पड़ेगी? विद इन 2 ईयर्स, या फिर उससे भी कम टाइम में रिफंड करनी पड़ सकती है अगर कंपनी ने डिमांड की तो। यानी कि मैं लोग कितना टाइम देता है आपको? 2 साल का। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो उस टाइम को कम कर सकते हैं अनटिल सच सम इज रिफंडेड। और जब तक डायरेक्टर ने वो फीस आपको नहीं दी, ये जानिए कि जो डायरेक्टर जिसने एक्सेसिव अमाउंट रिसीव किया है, जब तक वो पेमेंट नहीं करता तब तक वो उस अमाउंट का क्या है? ट्रस्टी है, यानी कि उसे वो अमाउंट वापस करनी ही पड़ेगी। और सर कोई भी कंपनी वेव ऑफ नहीं कर सकती, यानी कि वेव ऑफ नहीं कर सकती उस रेम्यूनरेशन को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला चलो कोई बात नहीं, किसी को दे भी दिया तो वेव ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ पर सबसेक्शन 9 ने क्या रोक लगा दी कि अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो आप उसको रिफंड करने से वेव ऑफ नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हो जाए। यानी कि अगर आपको वेव ऑफ भी करना है तो आपको किसकी अप्रूवल चाहिए? शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए। तो यार पेमेंट देने से पहले ही शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी शेयर होल्डर्स की अगर अप्रूवल ली होती तो रिफंड करने का चक्कर ही नहीं होता। अब रिफंड से बचना है, वेव ऑफ मतलब रिफंड नहीं करना, आपको वेव ऑफ करवाना है रिफंड, तो भी क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन कितने दिन में होना चाहिए? विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट सम बिकम्स रिफंडेबल्स, यानी कि जिस दिन उसके ऊपर रिफंड का प्रोविजन लगाया उसके विद इन 2 ईयर्स उसको वेव ऑफ करने के लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। एक और बात, अगर कंपनी के अंदर आपने लोन चल रहा है और आप डिफॉल्ट कर रहे हैं पेमेंट में, किसको? बैंक को, पीएफआई को, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को, या फिर एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, तो आप वेव ऑफ नहीं कर पाओगे। कब तक? जब तक कि प्रायर अप्रूवल ना हो। किसकी प्रायर अप्रूवल? उस बैंकर की, या उस पीएफआई की, या उस नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर की, या और उन अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। ठीक है सर। यानी कि आप वेव ऑफ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या चाहिए आपको? स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी पे कर्जा है तो उन कर्जदारों की
प्रायर अप्रूवल आपको चाहिए होगी, बिना प्रायर अप्रूवल आप ये काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तो हुआ कब, जब आपने एक्सेस लिमिट में निकाला पैसा कंपनी से और उस एक्सेसिव लिमिट के लिए क्या नहीं लिया, अप्रूवल नहीं लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करने के बाद क्या रिफंड वेव ऑफ हो सकता है, बिल्कुल नहीं। वेव ऑफ करने के लिए एक कंडीशन है, क्या चाहिए आपको, स्पेशल रेजोल्यूशन भी कितने दिन में हो जाना चाहिए, जिस दिन से रिफंड एलिजिबल हुआ उसके विद इन 2 ईयर्स। अगर कंपनी पे कर्जा है तो वेव ऑफ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस प्रायर अप्रूवल ना ली जाए कर्जदारों की। ठीक है सर। उसके बाद बोलता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है आपकी रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होता, यानी कि जब इंश्योरेंस लिया कंपनी में ऑन बिहाफ ऑफ इट्स एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी फॉर इंडेमनीफाइंग एनी वन ऑफ देम अगेंस्ट एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी नेग्लिजेंस, यानी कि जब कंपनी में ये केएमपी होते हैं, केएमपी के ऊपर हैवी पेनल्टीज होती है, तो आजकल कंपनीज क्या करने लगी, अपने केएमपीज का इंश्योरेंस करवाने लगी है। तो उस केस में वो जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो बिजनेस का ही एक पार्ट होता है, तो बिजनेस के पार्ट के लिए यानी कि जो एज अ बिजनेस पॉलिसी आप उनका इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो उस केस में वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम आप उनका पेड कर रहे हो वो इंश्योरेंस प्रीमियम उनकी सैलरी का हिस्सा नहीं माना जाता। In respect of any negligence, default, misfeasance, breach of duty or breach of trust for which they may be guilty in relation to the company, the premium paid on such insurance shall not be treated as part of the remuneration payable to any such personnel। ठीक है सर। लेकिन बाद में जब उन लोगों को जब ये बाय चांस बाद में आपका कोई डिफॉल्ट हुआ और पता चला कि वो जो डायरेक्टर था, वो होल टाइम डायरेक्टर था, वो गिल्टी था उस ट्रांजेक्शन में, तो उस इंश्योरेंस का पैसा ट्रीट कर लिया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ योर रेम्यूनरेशन। यानी कि जब तक इंश्योरेंस चल रहा है तब तक तो वो प्रीमियम आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं है। जैसे ही कोई डिफॉल्ट हुआ और वो डिफॉल्ट आपकी ही गलती की वजह से हुआ, यानी कि आप ही डिफॉल्टिंग पार्टी थे, तो वो जो प्रीमियम आपका पे किया गया था उस प्रीमियम को आपकी सैलरी का हिस्सा मान लिया जाएगा। ये बोलता है हमारा सबसेक्शन 13। ठीक है सर। उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल इन हिज रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 makes a statement as to whether the remuneration paid by the company to its director is in accordance with the provision of section 197, whether the remuneration paid to any director। यानी कि ऑडिटर अपने रिपोर्ट के अंदर लिखेगा, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखेगा कि जो भी रेम्यूनरेशन कंपनी ने अपने मैनेजरियल पर्सन्स को दिया है क्या वो सेक्शन 197 के अकॉर्डेंस में था। इफ़ यस तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो वहाँ पर अपना एक रिमार्क डाल देगा, एक क्लेम डाल देगा, आपको एक ऑब्जर्वेशन देगा अपनी। स्टेटमेंट बाय ऑडिटर आप पढ़ चुके हैं सेक्शन 143 में अंकुर सर के साथ, तो आप वहाँ से लिंकअप कर लेना इसको। ठीक है सर। अब आपने रेम्यूनरेशन तो पढ़ लिया, अब इस रेम्यूनरेशन के बाद क्या बोलता है, इस रेम्यूनरेशन के बाद बोलता है कि जो आप रेम्यूनरेशन देते हैं तो आपको डिस्क्लोजर्स भी देने चाहिए कि कितना रेम्यूनरेशन आपने किसको दिया। तो यहाँ पर कुछ रेम्यूनरेशन डिस्क्लोजर्स हैं आपके सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। सेबी वाले मैं पढ़ा रही हूँ, बोर्ड रिपोर्ट वाले डिस्क्लोजर्स मैं पढ़ाऊंगी नहीं, बट इस स्लाइड के अंदर हैं तो आप उसको सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट के जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं हम पढ़ चुके हैं अपने ऑफलाइन लेक्चर्स के अंदर, तो यहाँ पर मैं नहीं करवाऊंगी उसको। आगे क्या है आपका, डिस्क्लोजर्स ऑफ रेम्यूनरेशन इन बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। तो रेगुलेशन क्या बोलता है कि अगर एक सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आपकी कंपनी में और उसको जब आप फीस पे कर रही हैं तो उसका एनुअल रेम्यूनरेशन कितना है, एक्सीड करता है 50% से। 50% किसका, टोटल एनुअल रेम्यूनरेशन पेबल टू ऑल NED नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, यानी कि जितने सभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका टोटल पेमेंट निकाल लो, उससे उसका 50% करो, उससे भी ज़्यादा रेम्यूनरेशन किसी एक बंदे को दिया जा रहा है, तो भैया इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो यानी कि यहाँ पर इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी कि एक सिंगल बंदे को आप टोटल बंदों का 50% से ज़्यादा का रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो आपको SR पास करवाना पड़ेगा और साथ में उसका डिस्क्लोजर्स भी देना पड़ेगा। यानी कि आगे देखते हैं, रेम्यूनरेशन पेबल टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु आर प्रमोटर्स और मेंबर ऑफ द प्रमोटर। तो ऐसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो क्या हैं, या तो खुद प्रमोटर हैं या फिर प्रमोटर ग्रुप के आपके मेंबर हैं। तो क्या बोलते हैं कि रिक्वायर्स द लिस्टेड कंपनी टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग इन केस फीस या फिर कंपेंसेशन पेबल टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हु आर प्रमोटर्स और मेंबर्स ऑफ द प्रमोटर ग्रुप। यानी कि जो भी आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को दे रहे हो, कैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो या तो प्रमोटर हैं या मेंबर हैं किसके, प्रमोटर ग्रुप के, तो जो एनुअल रेम्यूनरेशन पेबल है उन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एक्सीड करता है किससे, 5 करोड़ या फिर 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द लिस्टेड कंपनी। यानी कि या तो लिस्टेड कंपनी का जो है आप 2.5% का नेट प्रॉफिट निकाल दो या 5 करोड़, अगर उससे हाइयर है तो आपको क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करवाना पड़ेगा। वेयर देयर इज मोर देन वन सच डायरेक्टर, लेकिन जहां पर एक से ज़्यादा ये डायरेक्टर हैं
तो आपकी जो लिमिट है वो बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। यानी कि अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टर हैं, ऐसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो या तो प्रमोटर हैं या प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा हैं, तो उस केस में 5% देखना है आपको किसका, टोटल नेट प्रॉफिट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, एंड द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर अंडर दिस प्रोविजन शैल बी वैलिड ओनली टिल द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ सच डायरेक्टर। यानी कि आपने अप्रूवल लिया तो एक बार जब तक उसका टेन्योर खत्म नहीं हो जाता, वो अप्रूवल सिर्फ तब तक के लिए वैलिड है। जब रीअपॉइंटमेंट करना है उनका या फिर किसी और को अपॉइंट करोगे तो दोबारा से आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा उस स्पेसिफाइड पर्सन के लिए या उस स्पेसिफाइड रीअपॉइंटमेंट के लिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं आपके डिस्क्लोजर्स इन द बोर्ड रिपोर्ट। क्या बोलता है कि जितने भी आपने रेम्यूनरेशन पे किए हैं तो हर डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन जो आपने दिया उसका रेशियो निकालो। रेशियो कैसे निकालना है आपने, मीडियन एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन। मीडियन एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन क्या होता है, आप अपने टॉप 10 एम्प्लॉयज उठा लो, टॉप 10 एम्प्लॉयज उठा लो, उनको जो रेम्यूनरेशन दिया है उनका मीडियन मतलब एवरेज रेम्यूनरेशन या फिर जो मिडल रेम्यूनरेशन आ रहा है उनका मीडियन आपने कैलकुलेट कर लिया। उस मीडियन से सबका रेशियो निकालो को किसको कितना दिया जा रहा है, यानी कि आपने एक मीडियन कैलकुलेट कर लिया, उस मीडियन से बाकी जो अदर डायरेक्टर्स को आप दे रहे हो वो रेम्यूनरेशन कितना दे रही हो। ठीक है सर। उसके बाद डिस्क्लोजर्स हैं आपके बोर्ड रिपोर्ट में। तो हर एक लिस्टेड कंपनी को कुछ चीज़ें दिखानी होती हैं, यानी कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि रेशियो निकालना है आपको, तो अपने बोर्ड रिपोर्ट में वो रेशियो दिखानी होगी कि किस डायरेक्टर को कितना रेशियो आप दिया जा रहा है। यानी कि हर डायरेक्टर को, हर सीएफओ को, हर सीईओ को, कंपनी सेक्रेटरी को, एमडी को, होल टाइम डायरेक्टर को कितना रेम्यूनरेशन आप पे कर रहे हो, नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज आपके कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एम्प्लॉयज की बात हुई है तो एम्प्लॉयज की डिटेल्स भी आपको देनी होंगी। नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज आपके इतने थे, एवरेज परसेंटेज आपने कैसे निकाला, रेम्यूनरेशन जो है क्या वो रेम्यूनरेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आप पे कर रही हो या नहीं। अगर रेम्यूनरेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आपका रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर तो दिक्कत है वहाँ पे। तो यानी कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें आप निकाल कर दोगे उन्हें, और उसके बाद टॉप 10 एम्प्लॉयज़ की आपको यहाँ पर डिटेल्स भी देनी होंगी। टॉप 10 एम्प्लॉयज़ के अंदर 3 तरह के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, यानी कि या तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर आपके साथ बने रहें। अगर सारे के सारे एम्प्लॉयज़ थ्रू आउट द आपका फाइनेंशियल आपके साथ बने रहे एंड हु वाज इन रिसिप्ट ऑफ रेम्यूनरेशन इन एग्रीगेट वाज नॉट लेस देन, यानी कि और जो वो टॉप 10 एम्प्लॉयज़ थे उनका रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज़ एंड 2 lakhs, यानी कि 1 करोड़ 2 लाख रुपये अगर उनका रेम्यूनरेशन है जो कि थ्रू आउट द ईयर बने रहे तो आप उनको वहाँ पर डिटेल्स में शो करेंगे। लेकिन अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके साथ बने रहे, तो अगर वो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके साथ बने हुए हैं तो उनका एग्रीगेट रिसिप्ट कितना होना चाहिए आपका, 8,50,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि 8,50,000 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने ड्रॉ किया है तो उनकी डिटेल्स वहाँ पर लिखी जाएंगी। और क्या है आपके जो एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ तो शायद थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर थे और कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं पार्ट ऑफ द ईयर आपके साथ बने हुए थे, तो उनको रिसिप्ट हुआ रेम्यूनरेशन इन द एग्रीगेट और एज द केस में बी एट अ रेट which is in aggregate in the excess of that drawn by MD or whole-time director or manager and holds by himself along with his spouse, dependent, children and not less than 2% of the equity shareholders of the company। यानी कि 2 लिमिट्स दे दी यहाँ पर। एक तो क्या दे दिया, उन एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी मिल रही है वो कितनी है, वो एक्सीड कर रही है किससे, जो कि MD ने, होल टाइम डायरेक्टर ने, मैनेजर ने ली हुई थी, एंड होल्ड्स बाय हिमसेल्फ अलॉन्ग विद हिज स्पाउस एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और जो खुद क्या होल्ड करता है अपने पास जो उनकी सैलरी है वो किससे कम है, किससे ज़्यादा है, सॉरी उससे ज़्यादा है कि 2% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे यानी कि 2 कंडीशंस कैसी हैं, एक तो इक्विटी शेयर्स के साथ डिफाइन की हुई है और एक डिफाइन की हुई है आपके MD या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर। यानी कि एक तो आप परसेंटेज निकाल दो कि MD को, होल टाइम डायरेक्टर को कितना रेम्यूनरेशन दिया गया है, एक आप देखो कि आप जो खुद होल्ड कर रहे हो, यानी कि आपने खुद ने जो सैलरी उठाई है कंपनी से, अपने स्पाउस यानी कि अपने जो अदर पर्सन आपकी कंपनी में मिलाकर, यानी कि अपने जो रिलेटेड पर्सन, अगर आपके बच्चे काम कर रहे हैं कंपनी में तो उनका मिलाकर, आपकी स्पाउस भी काम कर रही है तो उनका मिलाकर कितना है, एटलीस्ट या फिर कम से कम इतना तो है कि 2% बनाता है वो किसका, इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी का, तो आप माने जाओगे आप टॉप 10 शेयर होल्डर्स के अंदर आते हो। यानी कि इन दोनों में से जिस भी लिमिट के अंदर आप फंस गए तो आप टॉप 10 की लिस्ट के अंदर आप फंस चुके हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं कि अगर आपने पूरे साल कंपनी में काम किए हैं आपके उन 10 एम्प्लॉयज़ ने और उन 10 एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी है, 1 करोड़ 2 लाख रुपए। दूसरा केस क्या बोलता है, दूसरा केस बोलता है कि अगर वो पार्ट ऑफ द ईयर थे तो जितने भी महीने वो काम कर रहे थे तो हर महीने उनका कितना बनना चाहिए था ड्रॉ, 8,50,000 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन दूसरी थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि इफ एम्प्लॉयड थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि या तो पूरे साल थे या फिर पार्ट देयर ऑफ थे,
तो क्या देखना है आपको, उनकी सैलरी को आप देखो, या उनकी सैलरी इंक्लूसिव देयर स्पाउस एंड द चिल्ड्रन, या तो वो एक्सीड करेगी किससे, 2% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, या फिर किससे एक्सीड करेगी, जो आपके मैनेजर ने, होल टाइम डायरेक्टर ने, या फिर आपके एमडी ने सैलरी उठाई है। इन दोनों में से एक्सीड करती है तो आप उनको टॉप 10 की लिस्ट के अंदर डालोगे। ठीक है सर, क्लियर। उसके बाद है आपकी, और इसके अंदर आपको क्या बताना है, और इसके अंदर आपको बताना है जब आप एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स दोगे टॉप 10 एम्प्लॉयज़ की, तो उनका डेजिग्नेशन क्या था, उनका रेम्यूनरेशन कैसे निकला हुआ था, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एज ऑफ सच एम्प्लॉयज़, और परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय देम, लास्ट एम्प्लॉयमेंट उनकी क्या थी, ये सब चीज़ें आपको उनके बारे में बतानी है। ठीक है सर। उसके बाद क्या बोलता है कि अगर प्रोवाइडेड दैट पर्टिकुलर्स ऑफ एम्प्लॉय पोस्टेड और वर्किंग इन कंट्री आउटसाइड इंडिया, अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो कहाँ वर्क कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया वर्क कर रहे हैं, नॉट बीइंग डायरेक्टर और देयर रिलेटिव्स, यानी कि जो क्या नहीं है, आपके डायरेक्टर्स नहीं है, ना ही उनके रिलेटिव्स हैं, और वो कितनी सैलरी उठा रहे हैं आपकी, मोर देन 60 लाख रुपीज़ पर फाइनेंशियल उठा रहे हैं, या फिर 5 लाख रुपये महीना। ठीक है, यानी कि 60 लाख रुपए सालाना या फिर 5 लाख रुपए महीना आपकी सैलरी उठा रहे हैं, एज द केस में बी, एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड शैल नॉट बी सर्कुलेटेड टू द मेंबर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर ले तो इनकी डिटेल्स मेंबर्स को सर्कुलेट नहीं की जाएंगी, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया जाएगा, बोर्ड रिपोर्ट्स के अंदर उनकी डिटेल्स आएंगी। सिर्फ आप मेंबर्स को उनकी डिटेल्स मत भेजो जब आप रेम्यूनरेशन कैलकुलेट कर रहे हो। और प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अगर उन लोगों की डिटेल्स आपके शेयर होल्डर्स को चाहिए, एजीएम से आने से पहले वो आपको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि मुझे उन लोगों की भी डिटेल्स देखनी है जो आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, क्या रेम्यूनरेशन उठा रहे हैं और किस काम के लिए उठा रहे हैं, तो वो लोग चेक कर सकते हैं। और वो जो रिक्वेस्ट है वो कब होनी चाहिए, बिफोर द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। अब पॉइंट क्या आता है कि एनुअल जनरल मीटिंग से पहले नहीं दे पाए, तो यानी कि इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग सच पर्टिकुलर शैल बी मेड अवेलेबल टू द शेयर होल्डर, यानी कि बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, आपसे अगर डिटेल मांगी गई है तो आपको उनको देना ही होगा। और वो कब दोगे आप, जिस दिन आपको रिक्वेस्ट आई उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको वो रिप्रेजेंट करना होगा, यानी कि जिस दिन आपके पास रिसिप्ट आई है, रिक्वेस्ट आई है, उसके अगले 7 दिन के अंदर अंदर आप शेयर होल्डर्स को बता दो वो पर्टिकुलर्स जो आपने, यानी कि जो आपने छुपाए हैं, जो आप शेयर होल्डर्स को नहीं बताना चाह रहे थे, तो अब उनको आपको वो शो ऑफ करने पड़ेंगे। ठीक है सर। उसके बाद आती है हमारा पेनल्टी वाला पोर्शन। पेनल्टी क्या बोलता है कि अगर सेक्शन 197 से किसने भी कंप्लाई नहीं किया, यानी कि इफ एनी पर्सन मेक्स एनी डिफॉल्ट, तो उसको पेनल्टी लगेगी कितने की, 1 लाख रुपए की। एंड वेयर डिफॉल्ट हैज़ बिन मेड बाय कंपनी, तो कंपनी के ऊपर कितने की लगेगी, 5 लाख रुपए की, यानी कि किसी भी अगर ऑफिसर ने डिफॉल्ट किया है तो 1 लाख की पेनल्टी, और कंपनी के ऊपर कितने की पेनल्टी है, 5 लाख रुपीज़ की। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 197 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। और बस सेक्शन 197 अच्छे से पढ़ो, जब तक ये समझ में नहीं आएगा उसके आगे वाले सेक्शन आपको समझ में नहीं आएंगे। 198 आगे हमें पढ़ना है इसके अलावा, तो यहीं पे हमारा 197 जो है समाप्त होता है। थैंक यू।